इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आज तक टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज न किया हो। अब चाहे बात करें टाटा की टी की या फिर टाटा की टेक्नोलॉजी की, हर सेक्टर में आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मिल ही जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे टाटा टी, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया। टूरिज्म सेक्टर में ताज होटल, फैशन ब्रांड में वेस्ट साइड और जूडियो, तनिष्क ज्वेलरी ब्रांड और भी कई कंपनियां टाटा ग्रुप के अंदर आती हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा पावर, टाइटन, टाटा स्टील, एयर इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टस, ट्रेंड, क्रोमा और बिग बास्केट। सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप के अंदर 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, जिसकी कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है $300 बिलियन, इंडियन करेंसी में 25 ट्रिलियन रुपीज। टाटा ग्रुप 6 कॉन्टिनेंट में से 100 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करता है और इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में मिल जाएंगे। यहाँ पे टाटा सन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है बाकी टाटा कंपनीज की। आप में से शायद कई लोगों को पता भी हो कि टाटा सन्स का जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 66% वो अपना फिलैंथ्रोपिक वर्क में खर्च करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर। और आपने टाटा ग्रुप के कैंसर हॉस्पिटल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि मुंबई में है। 2022 और 23 में टाटा की जितनी भी कंपनी है उनका जो प्रॉफिट होता है वो लगभग आता है $150 बिलियन। और ये जो कंपनी है इनमें लगभग 10 लाख के आसपास लोग काम भी करते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा रोजगार देती है, वहीं बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर में तो टाटा ग्रुप की टीसीएस कंपनी दूसरे नंबर पे आती है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। टीसीएस में तो इतने लोग काम करते हैं जितना किसी देश की आबादी भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि टाटा कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे हुई, टाटा ने इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में कैसे एक्सपेंड किया। टाटा का जो इतिहास है वो आपका नहीं बल्कि 200 साल पुराना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, जिससे उन्हें पता लगे कि टाटा ने इंडिया को बिल्ड करने में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जो आज हमारा देश इतना मजबूत खड़ा है, इसमें टाटा का क्या योगदान है। और ऐसी एजुकेशन वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे कंपनी के फाउंडर जमशेद जी टाटा जी से, जिन्होंने टाटा कंपनी की शुरुआत साल 1868 मुंबई से की थी। जमशेद जी का पूरा नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा, जिनका जन्म 1839 में एक कॉटन एक्सपोर्टर यानी एक व्यापारी के घर में हुआ था, जिनका नाम था नसरवान जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने अपनी ग्रेजुएशन ईयर 1858 में एलिफेंटाइन कॉलेज मुंबई से की थी और इसके बाद वो अपने फादर का ट्रेडिंग फर्म भी ज्वाइन कर लेते हैं। उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन उसी समय अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, जिसका फायदा मिलता है इंडिया के कॉटन एक्सपोर्टर्स को, जिनमें नसरवान जी टाटा और उनके बेटे जमशेद जी टाटा भी शामिल थे। अब जमशेद जी ने ये देखा कि उनके फादर का बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया के बाहर जाने का फैसला किया, जिससे वो अपने फादर के बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सके। उन्होंने हांगकांग जाने का फैसला किया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि समय था 1859, लगभग 200 साल पहले। जमशेद जी ने कैसे उस समय ये सोचा हो कि मैं दूसरे देश जाकर अपने फादर का बिजनेस ग्रो करूंगा और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहां पे भी फैलाऊंगा। अब इसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि टाटा के एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्लोबल पोटेंशियल है, तो इसीलिए उन्होंने अब की बार जापान, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन जाने का फैसला किया और वहां जाकर उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड भी किया। जो पैसे उन्होंने दूसरे देश में जाकर कमाए थे, उन्हीं पैसों से उन्होंने खुद की एक एक्सपोर्टिंग कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने खुद की एक टेक्सटाइल मिल को भी शुरू किया। ईयर 1870 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और उन्होंने एक बैंकरप्ट मिल को खरीदा जो कि चिंचपोकली में थी। बाद में उन्होंने इसे कन्वर्ट करके कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा मिल। 2 साल बाद उन्होंने अच्छा प्रॉफिट मिलने की वजह से इसे बेच भी दिया। इसके बाद भी उन्होंने 1874 में एक नई कॉटन मिल एस्टेब्लिश करी, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। आपने ये जरूर सुना होगा कि टाटाज आर ब्लेस्ड बिकॉज उनके जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जमशेद जी ने दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस तो एक्सपेंड किया ही था, लेकिन उन्होंने वहां पर उनके मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझा कि वो अपने एम्प्लॉयज को क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। वही सुविधाएं वो चाहते थे कि इंडिया में भी लोगों को मिले। जैसे कि उन्होंने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि सिकनेस बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और पेंशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर भी हो जाए तो उसको पेंशन कंपनी की तरफ से मिलती रहेगी और 8 घंटे से ज्यादा कोई भी कंपनी में वर्क नहीं करेगा और उन्हें प्रॉपर हॉलिडे दी जाएगी। अब जमशेद जी को केवल टेक्सटाइल मिल पर ही सीमित नहीं रहना था, इसलिए उन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में उस वक्त चल रहा था, वैसा ही वो इंडिया में भी लाना चाहते थे। तो उन्होंने 4 सपने देखे जिसे वो अपने जीवन में अचीव करना चाहते थे। पहला तो एक आयरन और स्टील कंपनी की शुरुआत, और दूसरा एक ऐसा होटल बनाए जो कि वर्ल्ड क्लास हो, क्योंकि उन्होंने ट्रैवलिंग के इंपॉर्टेंस को कई साल पहले ही समझ लिया था। तीसरा वो एक ऐसा वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जो इंडिया में ही हो, और सबसे
लास्ट एक हाइड्रोलिक प्लांट। साल 1901 में जमशेद जी ने स्टील प्रोडक्शन प्लांट पर काम करना शुरू करा था। ये प्लांट वैसा ही था जैसा उन्होंने एक बार जर्मनी में देखा था। अब इनका जो चौथा ड्रीम इंस्पायर्ड था वो था नायग्रा फॉल के पावर प्लांट से। 1903 में जमशेद जी विजिट करते हैं नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट को। वहीं से इनको आइडिया आता है हाइड्रोलिक प्लांट को बनाने का। जमशेद जी इतने सारे देशों में रह चुके थे तो उनको टूरिज्म का इंपॉर्टेंस पता था, इसीलिए वो एक वर्ल्ड क्लास होटल खोलना भी चाहते थे। जमशेद जी को टूरिज्म की पावर के बारे में बहुत अच्छे से पता था, तो उन्होंने कई सारे होटल्स बनाने की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने ताज होटल को बनाया। ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी और ये होटल आज भी इंडिया के शानदार होटल्स में से एक है। जमशेद जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अपने बिजनेस में और उसके थ्रू लोगों की मदद करने में ही बिताया था। उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने कई जमीन और बिल्डिंग्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाने के लिए दान में दे दी थी। अब आता है साल 1904 जब ये किसी बिजनेस ट्रिप पर जर्मनी जा रहे होते हैं और उसी बिजनेस ट्रिप पर इनकी मौत भी हो जाती है और इसीलिए जमशेद जी अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स देख नहीं पाए। जमशेद जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दोराबजी टाटा और छोटे बेटे का नाम रतनजी टाटा। दोनों बेटों ने अपने फादर के कई सारे एम्बिशन प्रोजेक्ट को पूरा किया। जैसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने साल 1907 में द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत करी, जिसे आप टाटा स्टील के नाम से भी जानते हो। टाटा ग्रुप को इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी एक्सपेंड करना था, इसलिए टाटा लिमिटेड ने अपना फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस लंदन में खोला। इसके बाद वेस्टर्न इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो प्लांट तैयार हो जाता है, यानी टाटा पावर। लेकिन अभी भी एक सपना पूरा होना था, इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को प्रोवाइड करना। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्टैब्लिश किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट, महाराजा ऑफ मैसूर और टाटा के कोलैबोरेशन से। 1911 में फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। 1912 में इंडिया का फर्स्ट सीमेंट प्लांट और 1919 में फर्स्ट इंडिजीनियस इंश्योरेंस कंपनी टाटा के द्वारा स्टैब्लिश की गई। समय के साथ साथ जनरेशन बाय जनरेशन टाटा कंपनी की लीडरशिप पास होती गई, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन 1938 में आते आते टाटा सन्स में 14 और कई अलग अलग कंपनीज शामिल हो चुकी थी। इस बार टाटा की लीडरशिप जमशेद जी के ग्रैंडसन के बजाय एक दूर के गजन के पास चली जाती है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें जेआरडी टाटा भी कहा जाता है और जिनका बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये कंपनी में साल 1925 से काम कर रहे थे, लेकिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन साल 1938 में बनते हैं। लेकिन जो इनका बर्थ प्लेस है वो इंडिया नहीं बल्कि फ्रांस है। जेआरडी टाटा उस इंसान के क्लोज फ्रेंड थे जिसने पहली बार इंग्लिश चैनल पर फ्लाइट उड़ाई थी और जेआरडी खुद भी एक लाइसेंस पायलट थे। इनका फ्लाइट को लेकर एक अलग ही पैशन था। 1929 में ये इंडिया के फर्स्ट पायलट बनते हैं। सो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि टाटा कंपनी में जो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था इंडियन एयरलाइन को डेवलप करना। 1932 में जेआरडी एक एयरलाइन की शुरुआत करते हैं नोन एज टाटा एयर सर्विसेज। बाद में इसका नाम टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। शुरुआत में इस एयरलाइन का इस्तेमाल केवल चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता था और वर्ल्ड वॉर के समय पे इस एयरलाइन ने ब्रिटिशर्स की काफी ज्यादा हेल्प की थी। अब आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स की इतनी ज्यादा हेल्प की है तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 में जो पहली सरकार बनी होगी इन्होंने तो काफी ज्यादा हेल्प करी होगी टाटा की, बट हुआ यहाँ पे उल्टा। इंडिपेंडेंस के बाद पहली सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने नई सोशलिस्ट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जो प्राइवेट बिजनेस के लिए बहुत बुरी साबित हुई। उस समय की गवर्नमेंट ने शायद ये देखा होगा कि टाटा कितने ज्यादा सक्सेसफुल है इस एयरलाइन की बदौलत, इसलिए 1953 में गवर्नमेंट एयर कॉर्पोरेशन एक्ट लाती है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक टाटा सन्स से टाटा एयरलाइन में परचेज करती है। टाटा एयरलाइन जो अब एयर इंडिया के नाम से जानी गई उसे अब नेशनलाइज भी कर दिया जाता है। लेकिन जेआरडी टाटा को 1977 तक एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन इसके बाद से जो एयरलाइन है वो हमेशा से लॉस में ही गई। इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिला और इसके ऊपर डेट बढ़ता ही चला गया। एयर इंडिया से जेआरडी टाटा को काफी ज्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को कभी भी बिजनेस में नहीं आने दिया और उन्होंने वो सारी कोशिशें की जिससे वो एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बना सके। अब आते हैं साल 1945 में टाटा मोटर्स की भी शुरुआत होती है। ओरिजिनली यहाँ लोकोमोटिव बनाने का ही काम किया जाता था। 1954 में टाटा मोटर्स जर्मनी कंपनी बेंज के साथ पार्टनरशिप करके कमर्शियल व्हीकल को इंडिया में बनाने की शुरुआत करती है। 1968 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत होती है। 52 ईयर्स की लीडरशिप के बाद जेआरडी टाटा 14 कंपनी से 95 कंपनी तक बना चुके थे टाटा ग्रुप में और अब टाटा ग्रुप काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था। पर इसे करने के लिए उन्होंने अपनी ओनरशिप ड्रामेटिकली बहुत कम कर दी, क्योंकि 1969 में इंडियन गवर्नमेंट मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। बट टाटा मोनोपोली के मामले में वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत दूर थे। जैसे कि जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को बहुत एक्सपेंड किया और अपनी ओनरशिप को लोअर करते गए। इसके बाद वो कंपनी से अपना कंट्रोल खोते गए। ये कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं
नहीं थी। इसी चीज को फिक्स करने के लिए वो एक शख्स को बुलाते हैं। अब ये जो इंसान है, इंडिया में कोई नहीं होगा जो इनका नाम ना जानता हूँ। अब तक आप शायद लोग समझ भी चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की। रतन टाटा जमशेद जी के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन में से एक थे। इन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और 1971 में इनको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है जो कि काफी मुश्किल प्रोजेक्ट था। रतन टाटा को उस समय स्ट्रगल कर रही कंपनी नेल्को को संभालने का जिम्मा दिया जाता है, जो 1950s में बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेडियोस थी। बट 20 years later, नेल्को 3% मार्केट शेयर से गिरना शुरू हो जाती है। रतन टाटा का जो फोकस था वो शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की ओर था, इसलिए उन्होंने रेडियो के डूबते बिजनेस को बचाने से अच्छा नई टेक्नोलॉजीज यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट को फंड करने के लिए किया। 1980s में नेल्को के बिजनेस को रिस्टोर कर लिया जाता है। इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के बाद रतन टाटा को जीआरडी टाटा के सक्सेसर के तौर पे देखा जाने लगा। 1991 ये वही साल था जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंडियन मार्केट को फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के लिए ओपन कर दिया गया। इससे पहले टाटा का जो बिजनेस हो रहा था वो एक बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में हो रहा था। अब फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से थोड़ा कॉम्पिटिशन तो बढ़ने वाला था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जीआरडी टाटा ने अपनी ओनरशिप काफी ज्यादा कम कर दी थी, तो टाटा ग्रुप का जो कंट्रोल था इन कंपनीज पे वो इतना ज्यादा नहीं था। इसलिए रतन टाटा के पास और कोई चॉइस नहीं थी दोबारा से टाटा सब्सिडरीज की ओनरशिप वापस लेने के, जिसके लिए उन्हें एक हैवी प्राइस भी देना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को 20% सेल कर दिया। उन पैसों से रतन टाटा ने टाटा की बाकी सब्सिडरीज कंपनी में शेयर खरीद लिए, स्पेशली टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स में। इसके बाद सारी 100 सब्सिडरीज को 7 सेक्टर्स में रीऑर्गेनाइज कर दिया। वो एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे वो बाकी की कंपनीज को एक साथ कंट्रोल कर सके। लेकिन इतना करना भी काफी नहीं था। 90s में लगभग टाटा की हर कंपनी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट नहीं कर पा रही थी और अपना बाकी का बिजनेस लूज कर रही थी। यहाँ पर रतन टाटा बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के कम्पीट करने की बजाय रतन टाटा ने उनकी कंपनीज को खरीद लिया, यानी कि टाटा ग्रुप में ही उनको शामिल कर लिया। उनके टैलेंट, उनके सप्लाई चेन और एक्सपीरियंस को टाटा ग्रुप में यूज करके उन्होंने अपनी कंपनी को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी रतन टाटा टाटा ग्रुप को एक्सपेंड करते गए। रतन टाटा ने साल 2000 में बाकी की इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले टाटा ग्रुप की टाटा टी ने ब्रिटेन की टेटली कंपनी को बाय किया। ओवर द नेक्स्ट डेकेड रतन टाटा ने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को एक्वायर करके टाटा ग्रुप में शामिल किया। इनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कि जैगवार और लैंड रोवर। साल 2008 में टाटा ग्रुप ने जैगवार को $12 बिलियन में और लैंड रोवर को $2 बिलियन में एक्वायर किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा के लिए फॉरेन कंपनीज को खरीदना काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा और टाटा का जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है आज के समय पर इंडिया से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से आता है। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि टाटा सब्सिडरीज पब्लिक कंपनीज हैं जिसके शेयर हम और आप खरीद भी सकते हैं। एक बार की बात है, रतन टाटा जी कहीं से जा रहे होते हैं तो उन्होंने ट्रैफिक में एक आदमी को उसकी फैमिली के साथ 2 व्हीलर पर देखा। वहीं से रतन टाटा जी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास आदमी आसानी से अफोर्ड कर सके। तो 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, बट नैनो मार्केट में बुरी तरह से फेल हुई क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्लंडर था। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद ही ये बताया था कि कैसे मार्केटिंग मिस्टेक की वजह से नैनो मार्केट में बुरी तरह से फेल हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने नैनो को एक अफोर्डेबल कार की जगह एक चीपेस्ट कार के तौर पर सेल करने की कोशिश करी। अब भले ही किसी भी इंसान के पास पैसे कम हो, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि उसकी कार की वजह से कोई उसे जज करे कि भाई ये तो देखो कितनी सस्ती कार है, इसीलिए नैनो फेल हो गई, वरना नैनो कोई बुरी कार नहीं थी। 2017 में नटराजन चंद्रशेखर एज चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी लीडरशिप के अंडर टाटा ग्रुप ने ई कॉमर्स में इन्वेस्ट किया। टाटा ग्रुप में अब एयरलाइन का बिजनेस भी एक्सपेंड होने वाला था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया पर बिड लगाई थी जो कि टाटा ग्रुप ने आसानी से जीत ली और कंप्लीटली एयर एशिया एयर इंडिया को इन्होंने खरीद लिया। इन्होंने टाटा की फ्यूचर स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था, जैसे कि इनका ज्यादातर फोकस हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेक्टर में ज्यादा रहेगा। ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हो कि आज तक टाटा ग्रुप के कितने चेयरमैन बने हैं। टाटा ग्रुप ने अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क के जरिए इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि कई संस्थानों और एजुकेशनल रिसर्च सेंटर को फाइनेंस करके उनकी हेल्प की है, जिसके लिए टाटा ग्रुप को कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया था। ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो टाटा ग्रुप ने एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे कि नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, टाटा फुटबॉल एकेडमी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल। लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है टाटा के कंट्रीब्यूशन की, लेकिन उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हमने जो बातें आज इस वीडियो में जानी, एज इंडियन आई नो मेरी तरह आपको भी बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होगा कि हमारे खुद के देश की कंपनी जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी इतनी सक्सेसफुल है और मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज में से एक है। टाटा कंपनी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इस वीडियो में वो सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था। किसी और दिन किसी और वीडियो में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे जो किससे रह चुके हैं। लेकिन अगर
आप जानना चाहते हो कि इंडियन सीईओज की डिमांड पूरे वर्ल्ड में इतनी क्यों है, तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि उन्हें ये जानने का मौका मिले कि टाटा ने इंडिया को बिल्ड करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।